हिना से बातचीत के बाद इस्माइल ने फाजिल खान के खिलाफ प्लान पे अमल की इब्तिदा कुछ जरूरी सामान की खरीदारी से की। फाजिल खान की तबाही के लिए सबसे पहले उसने उसके माली नुकसान की बाबत सोचा। वो उसे एक ही दफा कत्ल करके मारने की बजाय किस्तों में मारना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे बंदों की जान दुनिया में अटकी होती है। बाकी ये तो वो खूब जानता था कि हिना के खिलाफ उससे कोई कार्रवाई नहीं होनी थी। वो जैसी भी थी उसे अजीज थी। उससे इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी वो उसकी मोहब्बत को जहन से खुरचने में नाकाम रहा था। लेकिन इतना जरूर था कि फाजिल खान के लिए उसके दिल में छुपी नफरत में मजीद इजाफा हो गया था। उस वक्त वो फाजिल खान की उस कोठी के सामने से गुजर रहा था जहाँ फाजिल खान अपना ज्यादा टाइम गुजारता था। फाजिल खान के मामूलात पर नजर रखने पर उसे मालूम हुआ कि शाम के बाद वो यहाँ से अपने घर चला जाता है। उसकी पीठ पर एक छोटा सा सफरी बैग लदा हुआ था कि देखने वाले उसे कोई मुसाफिर समझते। अपनी बाइक उसने चंद 100 गज पीछे एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी कर दी। गेट के सामने से गुजरते हुए उसने गहरी निगाह से कोठी का जायजा लिया। उसे अजीब किस्म की वीरानी महसूस हुई, जैसे कोठी खाली पड़ी हो। हालांकि गेट के मजबूत सुतूनों पर लगे दोनों बल्ब रोशन थे। अपने एहसास की वो कोई तौजीह न कर सका। कोठी के सामने मेन रोड गुजर रही थी। रोड के पार उसे एक रेडी वाला नजर आया जो जाने क्या बेच रहा था। उससे चंद कदम के फासले पर एक मालिशी माहिराना अंदाज में अपने गाहक के सर में तेल की मालिश कर रहा था। 2 आदमी धीमे लहजे में बातें करते उससे आगे रवां थे। एक नशेई फुटपाथ पर लेटा धुएं के मरगुले उड़ा रहा था। इन सब पर तायराना निगाह डालते हुए इस्माइल चक्कर काट कर कोठी के पीछे आया। सामने से आने वाले 2 आदमियों को देखकर उसने कदमों की रफ्तार सुस्त कर ली। जब वो गुजर गए और गली खाली हो गई तो बिजली की सी तेजी से उछलकर उसने दीवार के ऊपरी किनारे को पकड़ा और दीवार के ऊपर से होता हुआ अंदर लटक गया। नीचे कूदने से पहले उसने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई और किसी को मौजूद न पाकर अंदर कूद गया। सामने के हिस्से में रोशन बल्ब ने कोठी की पुश्त पर मौजूद अंधेरे को मलगजी रोशनी में बदल दिया। नीचे कूदते ही वो दुबक कर दीवार के साथ बैठ गया। साथ ही उसका हाथ जेब में रींगा और खौफनाक शक्ल के बराटा को लिए बाहर निकला। चंद लम्हे चुप साधे वहीं बैठने के बाद वो आहिस्ता से उठा और दबे कदमों चलता हुआ अंदरूनी इमारत की पुश्त पर पहुंचा और फिर उसी तरह साइड की दीवार के साथ बेआवाज चलता हुआ आगे बढ़ा। खिड़की के शीशे से झांकने पर उसे कोठी के अंदर अंधेरा छाया नजर आया। मजीद थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने आहिस्तगी से कोठी के मेन गेट की तरफ निगाह दौड़ाई, मगर वहां उसे कोई दिखाई न दिया। गेट के साथ बना चौकीदार का कमरा भी उसे अंधेरे में डूबा नजर आया। कोठी के खाली होने का एहसास गहरा हो गया था। मोहतात अंदाज में चलते हुए वो गेट के करीब पहुंचा। चौकीदार की कोठरी के दरवाजे के बाहर लगी कुंडी उसके अंदाजों की तस्दीक कर रही थी। वो एक मर्तबा फिर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। कोठी के खाली होने का गहरा एहसास होने के बावजूद उसने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। दरवाजों पर तालों की गैर मौजूदगी ने एक मर्तबा फिर उसके दिमाग में अंदेशे जगा दिए कि कहीं उसके खिलाफ फंदा ना तैयार किया गया हो। मगर इस सोच ने उसे रुकने न दिया कि उसके इधर आने की बाबत किसी को मालूम नहीं। थोड़ी देर बाद पेंसिल टॉर्च की बारीक रोशनी में वो सारी कोठी छान चुका था। कोठी बिलाशुबा खाली थी, मगर कोठी में मौजूद सामान ये जाहिर कर रहा था कि कोठी मुस्तकिल बुनियादों पर खाली नहीं की गई थी। उसने ज्यादा देर इस बात पर मगज खपाना मुनासिब न समझा और पीठ पर लादा बैग उतार कर कार्रवाई में मसरूफ हो गया। आधे घंटे की मेहनत के बाद बैग में मौजूद तमाम खुद साख्ता टाइम बम वो मुनासिब जगहों पर फिट कर चुका था। फिट करने के बाद उसने सारे बमों पर 20 मिनट का वक्त सेट किया। इस काम से फारिग होने के बाद उसने किचन में जाकर गैस के सारे चूल्हे खोल दिए। खिड़कियां दरवाजे पहले से बंद थे। किचन का दरवाजा अलबत्ता उसने जानबूझकर खुला छोड़ दिया था ताकि गैस सारी कोठी में फैल जाए। अगले चंद मिनट में अपनी आमद के रास्ते वो कोठी से बाहर निकल आया। कोठी से दूर हटने के लिए उसने तेजी दिखाई। वो बमुश्किल 100-150 गज दूर आया होगा कि एक कान फाड़ देने वाले धमाके की आवाज उसकी समातों में गूंजी और उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कोठी की सम देखने पर उसे सिर्फ आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। मुतमईन अंदाज में सर हिलाते वो उस तरफ को दौड़ा जहां उसने अपनी बाइक पार की थी। यूं भी धमाके की आवाज ने लोगों की टांगों में चुस्ती भर दी थी, इसलिए उसका दौड़ना किसी के लिए हैरानी का बायस नहीं बन सका था। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो एक जानिब को रवाना हो गया। आग से हर मौसम में तपिश खारिज होती है, मगर फाजिल खान की कोठी में लगी आग ऐसी फरत अंगेज और जांफजा थी जिसने उसके सीने में ठंडक डाल दी थी। उसके लबों पर मचलती मुस्कुराहट उसकी अंदरूनी खुशी का पता दे रही
रही थी। खुशी और गम हर दो ऐसी कैफियत हैं जिनमें अपनों की कमी शिद्दत से महसूस होती है। उसके दिल में अपनों के तस्वुर पे हिना का खूबसूरत चेहरा उभरा, मगर उसके साथ ही ये सोच उसे उदास कर गई कि वो कैसी अपनी है जिसे दुख देकर ही मुझे खुशी मिलती है। लेकिन ये सोच उसे फोन करने से बाज न रख सकी। उसका रुख हिना के घर की जानिब ही था। मोटरसाइकिल रोककर उसने हिना का नंबर डायल किया। ईयरफोन कान में लगाकर वो एक मर्तबा फिर चल पड़ा। दूसरी बेल पर ही फोन अटेंड कर लिया गया। जी शाह जी। उसके लहजे की उदासी इस्माइल के लिए हैरान कुन थी। जाने इतनी जल्दी उसे अपनी कोठी की तबाही का कैसे पता चल गया था। वो मुस्तफसिर हुआ, खैर तो है, उदास क्यों हो? हिना की आवाज में हल्की सी तलखी थी। बोली, मेरी उदासी को छोड़ो, पहले कब तुम्हें मेरी उदासी का एहसास हुआ है? अलबत्ता तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। इस्माइल ने कहा, मैंने सोचा शायद ये खुशखबरी सुनाने वाला मैं ही हूँगा। बहरहाल वो बोली, आपको शायद अभी खबर हुई, मैं तो उस वक्त पापा के साथ ही थी। इस्माइल ने कहा, मैं समझा नहीं। वो बोली, आप पापा की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं ना? इस्माइल बोला, फाजिल खान की गिरफ्तारी? नहीं, मैं इससे लाइल्म हूँ, मैंने तो। अचानक हिना की बिफरी आवाज इस्माइल को हैरान कर गई। कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुसे? वो शायद किसी और से मुखातिब थी। फिर किसी अजनबी मर्द की हल्की सी बड़बड़ाहट उसके कानों में आई। वो गालिबन इंग्लिश में कुछ बोला था, लेकिन उसकी बात इस्माइल की समझ में ना सकी। उसे हिना की साफ आवाज सुनाई थी, हु आर यू मिस्टर एंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इस्माइल ने सोचा शायद कोई अंग्रेज है, मगर हिना के बेडरूम में। गुस्से की लहर उसे सर से पांव तक सुलगा गई थी। इस मर्तबा इस्माइल को उस मर्द की आवाज भी वाज़े तौर पर सुनाई थी। वो बोला, मैंने तुम्हें सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी है और बराहे मेहरबानी ये मोबाइल फोन फेंक दो। हिना की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं चीख मार कर अपने मुलाजिमों को इकट्ठा कर लूंगी। मर्द की आवाज आई, मैं उन्हें ऐसी जगह भेज चुका हूँ जहाँ शायद वो तुम्हारी चीखें नहीं सुन सकेंगे। वैसे सुन भी सकते हैं, लेकिन ये यकीनी बात है कि तुम्हारी मदद को नहीं पहुँच सकते। बहरहाल तुम ट्राई करके देख लो। हिना की आवाज आई, तो क्या तुमने उन्हें? उसकी आवाज सुनकर इस्माइल को कुछ होने लगा। आदमी की करीह आवाज ने इस्माइल के कानों में जहर उंडेला। मजबूरी थी, अगर मैं उन्हें न मारता तो वो मुझे कत्ल कर देते। हिना की आवाज में खौफ की लर्जिश नुमाया थी। बोली, क्या चाहते हो? वो बोला, फिलहाल तो तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ और ये मोबाइल बंद कर दो। ये आखिरी अल्फाज इस्माइल के कानों में पड़े और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। इस्माइल के दिमाग पर सुर्ख चादर सी तन गई थी। हिना खतरे में थी, कोई उसे अगवा करने की कोशिश में था। दुश्मन की बेटी होने के बावजूद वो उसे अजीज थी। फाजिल खान की इबरतनाक मौत के बाद उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश हिना को अपनी दुल्हन के रूप में देखने की थी, और उस वक्त उसके ख्वाबों की दुल्हन मुश्किलात में घिरी हुई थी। मोटरसाइकिल की रफ्तार उसने इंतहाई हद तक बढ़ा दी। चौक में लगी सुर्ख बत्ती पर रुके बगैर वो आगे बढ़ता चला गया। हिना का घर चंद किलोमीटर के फासले पर था, मगर ये थोड़ा सा फासला उसे इतना तवील लग रहा था जैसे उसे दुनिया के दूसरे किनारे तक जाना हो। फिर वो हिना के घर से 100-150 मीटर दूर था कि वहां से एक कीमती कार तेज रफ्तारी से बाहर निकली और आगे बढ़ती चली गई। इस्माइल की नजर सबसे पहले उसकी नंबर प्लेट पर पड़ी। वो नहीं चाहता था कि अंधेरे और रश की वजह से वो कार को खो बैठे। इतनी रात गए भी रश में कोई खास कमी नहीं आई थी। पहले तो उसने उस जगह कार पर हमला करने का सोचा, मगर फिर एहतियात आड़े आ गई। दुश्मन उस वक्त चौकन्ना था। जरा सी बेएहतियाती से हिना को नुकसान पहुंच सकता था और ये उसे किसी सूरत गवारा नहीं था। वो मुनासिब फासला रखकर उसका ताक़ुब करने लगा। फाजिल खान के घर के सामने गाड़ी रुकते देखकर चौकीदार जल्दी से बाहर निकला और फिर गाड़ी की अंदरूनी लाइट की रोशनी में गोरे को बैठे देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। ये सिर्फ उसकी नहीं, हर पाकिस्तानी की कमजोरी है कि गोरे को देखकर हम रोब में आ जाते हैं। आजादी के सूरज को तुलू हुए निस्फ सदी से ज्यादा अरसा हो गया है, मगर हमारी कौम आज भी ज़हनी तौर पर गोरों की गुलाम है। क्या हाई सोसाइटी और क्या निचला तबका, सब उनसे मरूब है। सिर्फ मजहबी सोच रखने वाले उन्हें अहमियत नहीं देते, मगर ये बात गोरों से ज्यादा अपनों को खटकती है। उस वक्त फाजिल खान का चौकीदार भी गोरे को देखकर सारी एहतियातें भूल चुका था। उसने मौदबाना लहजे में पूछा, जी साहब। गोरा जो रोड्स था टूटी फूटी उर्दू में बोला, गेट ओपन करो, फाजिल खान से मिलना था। चौकीदार बोला, वो तो घर पर नहीं है। गोरा बोला, हम वेट कर लेगा, उसकी वाइफ से मिल लेगा, तुम गेट ओपन करो। चौकीदार बोला, जी साहब, और अस्पात में सर हिलाते हुए गेट की तरफ बढ़ गया। उसने फाजिल खान की बीवी से पूछने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। गेट खोलकर उसने कार को अंदर आने का रास्ता दिया।
कार पोर्च में रोक कर रोड्स बाहर निकला। चौकीदार गेट बंद कर रहा था। सहन में लगी ट्यूबलाइट की रोशनी में फर्श पर पड़े तिनके भी वाज़े नजर आ रहे थे। रोड्स ने जेब में हाथ डालकर साइलेंसर लगा पिस्टल निकाला। चौकीदार जैसे ही गेट बंद करके पीछे मुड़ा, रोड्स के हाथ में दबे पिस्टल से ठक की आवाज आई। गोली चौकीदार के माथे में लगी थी। जोरदार कराह के साथ नीचे गिरते हुए वो हाथ पांव पटकने लगा। रोड्स उसके तड़पने का नजारा किए बगैर मुड़कर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। अभी वो दरवाजे से दूर था कि एक मुलाजिम सूरत हाल जानने के लिए बाहर निकला। बेआवाज पिस्टल ने एक और गोली उगली और दूसरा मुलाजिम भी ढेर हो गया। ड्राइंग रूम में घुसते ही तपाई पर रखे टेलीफोन की तार काट कर वो आगे बढ़ गया। ड्राइंग रूम से मुल्हिक पहले बेडरूम में झांकने पर उसे एक उधेड़ उम्र की औरत नजर आई जो बिलाशुबा फाजिल खान की बीवी थी। उसे देखते ही वो उछल कर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? मगर रोड्स ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर अंदर घुसते हुए इत्मीनान से उसकी समत कदम बढ़ाए। फाजिल खान की बीवी तपाई पर रखा मोबाइल उठाते हुए गुर्राई, खबरदार वहीं रुक जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। रोड्स ने उसकी आंखों के सामने पिस्टल लहराते हुए कहा, नो कॉल, हम गोली चलाएगा। फाजिल खान की बीवी को उसकी बात समझ आई थी या नहीं, पिस्टल का इशारा उसे मुतनब्बे करने के लिए काफी था। वो मोबाइल वापस फेंकते हुए गिड़गिड़ाई, प्लीज आपको जो चाहिए ले लें मगर गोली मत चलाएं। रोड्स उसके करीब पहुंचकर पिस्टल को नाल से पकड़ता हुआ बोला, गुड, हम तुम्हारा डॉटर मांगता। और इससे पहले कि उसकी बात फाजिल खान की बीवी के समझ में आती, उसने पिस्टल का दस्ता जोरदार अंदाज में उसके सर पर मारा और वो फर्श पर ढेर हो गई। फाजिल खान की बीवी को उसने जानबूझकर हलाक नहीं किया था। बिस्तर की चादर को पट्टियों की सूरत में फाड़कर उसने फाजिल की बीवी के हाथ पांव बांधे और मुंह पर भी पट्टी बांधी। बेडरूम से निकलकर उसने दरवाजे को लॉक किया और अगले कमरों की तरफ बढ़ गया। तीसरे कमरे में उसे हिना बेड पर लेटी मोबाइल पर बातें करती नजर आई। उसके चेहरे पर छाई सोगवारी उसके अंदरूनी गम को जाहिर कर रही थी। रोड्स को देखते ही वो एक झटके से उठी, कौन हो तुम, यहाँ कैसे घुसे? रोड्स जानता था कि फाजिल खान की बेटी पढ़ी लिखी है, इसलिए उसने उर्दू की टांगें तोड़ने की कोशिश न की। हैंड्स अप एंड स्टॉप योर मूवमेंट। हिना खुद को संभालते हुए बोली, हु आर यू मिस्टर एंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वो उसकी जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला, मैंने तुम्हें सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी और बराहे मेहरबानी ये मोबाइल फेंक दो। वो चिल्लाई, रुक जाओ, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं चीख मार कर अपने मुलाजिमों को इकट्ठा कर लूंगी। रोड्स बोला, मैं उन्हें ऐसी जगह भेज चुका हूँ जहाँ शायद वो तुम्हारी चीखें न सुन सकें। वैसे सुन भी सकते हैं लेकिन ये यकीनी बात है कि तुम्हारी मदद को नहीं पहुँच सकते। बहरहाल तुम ट्राई करके देख लो। उसने पेशकदमी जारी रखी, तो तुमने क्या उन्हें? रोड्स ने कंधे उचकाते हुए कता कलामी की, मजबूरी थी, अगर मैं उन्हें न मारता तो वो मुझे कत्ल कर देते। हिना का रंग पीला पड़ गया, क्या चाहते हो? वो बोला, फिलहाल तो तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ और ये मोबाइल बंद कर दो। उसके हाथ से मोबाइल छीनकर उसने राब्ता मुनक़ता करने का बटन दबाया और मोबाइल अपनी जेब में डाल लिया। मत छुओ मुझे, वो चिल्लाई, मगर रोड्स ने गलीज अंदाज में हंसते हुए अपने हाथ उसके मुलायम गाल पर फेरे। हिना पीछे सरकते हुए दीवार से जा लगी। प्लीज, वो गिड़गिड़ाई। वो बोला, क्यों, मेरे हाथ में कांटे लगे हैं? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजिमा की आवाज आई, छोटी बीबी खैर तो है? और फिर हिना के कुछ कहने से पहले वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखते ही वो चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ी, मुए सफेद सूर, छोड़ो मेरी बीबी को। लेकिन गरीब चंद कदम से ज्यादा नहीं ले सकी थी। साइलेंसर लगे पिस्टल ने उसकी खोपड़ी में रोशनदान खोल दिया और वो नीचे गिरकर तड़पने लगी। हिना चिल्लाई, तुम गलीस कुत्ते। मगर सर पर लगने वाले पिस्टल के दस्ते ने उसे बात पूरी करने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो लहरा कर नीचे गिरने लगी, लेकिन गिरने से पहले रोड्स ने उसे बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद वो उसकी कार की अकबी नशिस्त पर बंधी पड़ी थी और कार का रुख उसके खुफिया ठिकाने की तरफ था। मिस्टर आतिफ, तुम हमें जानते नहीं, तुम पछताओगे, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। हमारा नाम सेठ फाजिल अली खान है और हमारी पहुंच कहां तक है ये तुम्हारी सोच है। उसकी सारी बकवास का आतिफ पर इतना असर भी नहीं हुआ था जितना किसी के कान पर मच्छर की भिनभिनाहट से हो सकता है। वो इत्मीनान से बोला, सेठ फाजिल खान, क्या तुम मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिला सकते हो ताकि तुम्हें रिहा करके मैं अपनी बहन के सामने सुरखरू हो सकूं? सेठ फाजिल बोला, मत कहो उसे अपनी बहन। जो सलूक तुम उसके साथ कर चुके हो उसके बाद शायद वो तुम पे थूकना भी पसंद न करे। आतिफ के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। बोला, हाँ ये तो है, बहनें भी भला भाइयों पे थूकती हैं। सेठ फाजिल बोला, तेरे जैसे भाई की मौजूदगी में किसी दुश्मन की कमी महसूस नहीं हो सकती। आतिफ ने कहा, देख सेठ, मैं अपनी बहन से वादा कर चुका हूँ कि उसके बाप पर तशद्दुद नहीं करूंगा, लेकिन याद रहे ये वादा मेरी अपनी जात तक महदूद है। बाकियों को शायद इस वादे की अहमियत का एहसास न हो। आतिफ के लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी कि फाजिल खान हक ला गया था। तो तुम मुझे धमका नहीं सकते। आतिफ
आतिफ ने कहा, धमकी वो देते हैं जो अमल न कर सकते हों। फाजिल खान ने अपने खुश्क होते होंठों पर जबान फेरी, हम बेगुनाह हैं। आतिफ के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी और वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे यकीन दिलाओ ना। फाजिल खान का एतमाद चकनाचूर हो चुका था। बोला, कैसे? आतिफ ने कहा, देखो सेठ साहब, इस्माइल शाह के खिलाफ हमने फंदा तैयार किया था और इस बात से तुम अच्छी तरह वाकिफ थे। इस्माइल शाह के ऊपर तुम्हारे आदमियों ने हमला किया जिसमें गलती से मेरे आदमी जख्मी हो गए, यहाँ तक मुझसे मुत्तफिक हो। सेठ फाजिल बोला, ये कोई तयशुदा बात नहीं है कि हमें तुम्हारी कार्रवाई का पहले से इल्म था, इसलिए हमला हमारे आदमियों ने किया होगा। आतिफ ने उसकी जानिब बख्श का शनाख्ती कार्ड बढ़ाया, इस बंदे को तो आप जानते ही होंगे। वो बोला, ये आतिफ ने लुकमा देते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना, ये छोटी का मुहाफिज ही है, वही जिसे पिछली मुलाकात में इस्माइल शाह बेहोश करके भाग गया था। सेठ फाजिल बोला, हो सकता है इसने जाती दुश्मनी की बिना पर हमला किया हो। आतिफ ने सोचने की अदाकारी की, मुमकिन है, लेकिन वहाँ पर एक दूसरे आदमी ने भी फायरिंग की है और वो भी तुम्हारा मुलाजिम है। क्या भला सा नाम है उसका? फाजिल खान ने गड़बड़ाते हुए लुकमा दिया, कूडल। आतिफ ने कहा, जी वही कूडल। अब उसने क्यों फायरिंग की? सेठ फाजिल बोला, उसे इस्माइल शाह ने बेहोश किया था, शायद दोनों ने मिलकर इस्माइल शाह को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया हो। आतिफ ने समझने वाले अंदाज में अपना सर असबात में हिलाया, गुड, ये मसला तो समझो हल हो गया, लेकिन दरियाफ्त तलब बात यह है कि उन दोनों को बम से किसने उड़ाया? सेठ फाजिल बोला, शायद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने खुदकुशी कर ली हो। इस मर्तबा आतिफ ने जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल कर उसकी आंखों के सामने लहराया। कहानी कोई खास दिल को तो नहीं लगती मगर मानी जा सकती है। असल प्रॉब्लम इस चीज का है, इस पर भी गलती से तुम्हारे मुलाजिम की उंगलियों के निशान हैं। मेरी मुराद नूरल से है जो इस वक्त हमारी हिरासत में है। इस मर्तबा फाजिल खान से कोई बात न बन पाई थी। उसका झुका सर देखकर आतिफ ने पूछा, तो इस बारे में क्या ख्याल है सेठ साहब? सेठ फाजिल बोला, वो मेरा जानी दुश्मन है और ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। आतिफ ने कहा, यानी तुम्हें अपने जुर्म का इकरार है? सेठ फाजिल बोला, जुर्म कौन सा? इस्माइल शाह जिंदा है। आतिफ ने कहा, सीआई के 2 बंदे हॉस्पिटल में हैं जबकि बख्श और कूडल हलाक हो चुके हैं। सेठ बोला, ये इतना संगीन जुर्म नहीं है कि सीआई मुझे अपनी हिरासत में रखने की जरूरत महसूस करे। ज्यादा से ज्यादा पुलिस का केस है और आपको पुलिस के काम में दखल नहीं देना चाहिए। आतिफ ने कहा, बिल्कुल सही कहा, तुम्हें इसी वजह से हिरासत में नहीं लिया गया। इस मर्तबा फाजिल खान का लहजा हैरानी से पुर था। बोला, फिर? आतिफ बोला, ये रिमोट कंट्रोल बम तुम्हें कहाँ से मिले हैं? सेठ बोला, ये बाजार से खरीदे हैं। आतिफ ने कहा, फाजिल खान, हर झूठ तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा करता जाएगा। वो बोला, मैं सही कह रहा हूँ। आतिफ ने होंठ भींचते हुए कहा, अच्छा, दुकान का नाम बताओ। मगर इससे पहले कि फाजिल खान जवाब देता, एक आदमी ने अंदर दाखिल होकर कहा, सर, कोई डेवी नामी आदमी फाजिल खान से बात करने पर मुसिर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।